आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वह टॉपिक है स्पाउस अपीयरेंस। इसे हम नेटल चार्ट और D9 चार्ट से चेक करेंगे। उदाहरण कुंडलियों का भी हम इसमें उपयोग करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भारतीय शास्त्र है उसके अनुसार 16 संस्कार माने गए हैं और उसमें से एक मुख्य संस्कार होता है विवाह संस्कार। इसके बाद यह भी माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि जो भी आपका लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ आपके कुछ न कुछ कार्मिक डेब्ट जुड़े हुए रहते हैं और इसी वजह से वह आपके जीवन में आता है। वैदिक काल से विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। इसमें से सबसे पहला जो विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। इसका जो कारक ग्रह बनता है वो है जुपिटर। इस तरीके के विवाह को आप अरेंज मैरिज की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसमें दोनों परिवारों की रजामंदी होती है, दोनों परिवार समान स्टेटस के होते हैं। उस तरीके से यह विवाह संपन्न होता है। इसके बाद जो विवाह आता है वो होता है प्रजापत्य विवाह। और सूर्य जो होता है इस विवाह का कारक ग्रह माना गया है। इसमें जो लड़की होती है उसका पिता वर की तलाश करता है और फिर इन दोनों को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि दोनों गृहस्थी के सारे नियमों का पालन करते हुए धर्म का पालन करेंगे, समाज के लिए, देश के लिए, अपने कुल के लिए जो है अपने सारे कर्तव्य को पूरा करेंगे। तो ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये दोनों ही विवाह जो होते हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं। आप यूं कह सकते हैं कि प्रजापत्य विवाह जो है वो ब्रह्म विवाह का एक सुपीरियर फॉर्म है, या आप एक स्ट्रक्चर्ड अरेंज मैरिज इसको कह सकते हैं। ब्रह्म विवाह के अंदर कई बार ऐसा रहता है कि जो वर रहता है वही वधु की तलाश करता है, लेकिन प्रजापत्य विवाह में यह जिम्मेदारी वधु के पिता की होती है। इस प्रकार से दोनों में हम अंतर देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे तरीके का जो विवाह है वह दैव विवाह माना जाता था और यह जनरली तब होता था कि जब लड़की की पत्रिका में मंगल दोष होता था, क्योंकि उस जमाने में जब शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी, डिलेड मैरिज को अच्छा नहीं माना जाता था। तो नेचुरली लड़की का पिता काफी हताश निराश होने के बाद अपने से लोअर स्टेटस वाले किसी लड़के को ढूंढ के उससे कुछ ज्वेलरीज या आप कह सकते हैं कि धन संपत्ति आदि देकर अपनी लड़की का विवाह उससे कराता था। इसके बारे में दूसरा जो मत देखने सुनने में आया है वह ऐसा भी माना जाता है कि कई बार लड़की का पिता जो होता था अपनी बेटी को पुजारियों मंदिरों में पुजारियों को दे देता था और पुजारी जो थे भगवान के साथ उनका विवाह करवा देते थे। और यह प्रथा ज्यादातर दक्षिण भारत में काफी सालों तक चलती रही। हालांकि ये प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है और ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। यह एक और नमत सुनने में आता है। और इस प्रकार के विवाह का जो कारक है वो मंगल ग्रह को माना गया है। अगले तरीके का जो विवाह माना जाता है वो असुर विवाह है। उसका जो कारक ग्रह है बुध को माना जाता है। इस तरीके के विवाह में ये होता था कि जो लड़का होता था या लड़के पक्ष वाले जो लोग होते थे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पे लड़की के साथ विवाह करते थे और कई बार प्रेशर भी लड़की के पेरेंट्स के ऊपर होता था इस तरीके के विवाह में। और लड़की को काफी तरीके से कॉम्प्रोमाइज भी इसमें करना पड़ता था। तो यह भी बहुत अच्छे तरीके का विवाह नहीं माना गया। इसके अलावा जो अगला विवाह आता है वो अर्श विवाह कहलाता है। उसका जो कारक होता है वो होता है चंद्रमा। इस केस में ये होता था कि जो लड़का होता था वो काफी पुअर फैमिली का होता था और लड़के के घर वाले जो हैं वो क्या कहना चाहिए, थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दे दिया, कुछ गाय बैल दे दिए, मीन्स एकदम नॉमिनल वेल्थ के भरोसे पर इस विवाह को संपन्न कराते थे। और यह विवाह भी वैसे अच्छा विवाह माना जाता है, क्योंकि इसमें जो लड़का होता था वो काफी एजुकेटेड होता था, कि सेल्फ अर्निंग हुआ करती थी, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता था वो काफी लो होता था। आइए देखते हैं अगला और कौन सा विवाह होता है। अब बात करते हैं गंधर्व विवाह की, जिसे आज के जमाने में आप लव मैरिज कह सकते हैं, जिसमें लड़का और लड़की परिवार का कंसेंट ना होने के बावजूद भी परस्पर आकर्षण की वजह से विवाह कर लेते हैं। ये बात अलग है कि कई बार इसमें परिवार की रजामंदी न हो तो यह विवाह जो होता है वो लव कम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाता है। और शुक्र इस विवाह का कारक ग्रह माना गया है। इसके बाद जो विवाह आता था वो राक्षस विवाह कहलाता है और उसका जो कारक ग्रह बनता है वो शनि। अब इस तरीके के विवाह में यह होता था कि आप ये कह सकते हैं कि ब्रूटल टाइप्स ऑफ मैरिज के अंदर आता है और इसमें काफी धमकाकर
लड़की के परिवार वालों को लड़की को धमका कर इन्हें शादी करवाई जाती थी। इसलिए जो है वो रिस्पेक्टेबल टाइप ऑफ मैरिज नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग होती है कि इसमें यदि जो लड़की है उसकी भी मर्जी शामिल हो तो यह विवाह जो होता है वो अच्छा माना जा सकता है। इसके बाद जो आखिरी तरीके का विवाह है वो है पिशाच विवाह, और यह भी एक तरीके का अनरिस्पेक्टेबल टाइप ऑफ मैरिज में काउंट होता है। इस तरीके के विवाह में जो लड़की होती है उसके साथ जो है किसी तरीके की जबरदस्ती करके किसी तरीके के जो है ऐसे कृत्य किए जाते हैं कि जो कि सामाजिक दृष्टि से आपराधिक श्रेणी में आते हैं और विवाह संपन्न किया जाता था। तो यह पिशाच विवाह कहलाता था, और इस विवाह के जो कारक ग्रह बनते हैं वो है राहु और केतु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विवाह को देखने के लिए हम नेटल चार्ट का 7th हाउस देखते हैं। तो यदि 7th हाउस में जो राशि पड़ रही है उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यदि वहां कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पे किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, किन ग्रह के साथ उसकी युति संबंध हो रहा है। और इसके अलावा 7th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है वह किस राशि में गया हुआ है, किसके नक्षत्र में गया हुआ है, इन सब चीजों को हम पहले D1 चार्ट में, लग्न चार्ट में चेक करेंगे। इसके बाद हमें नवांश चार्ट को भी देखना पड़ेगा। नवांश चार्ट में हमें क्या-क्या देखना है? तो सबसे पहले तो हमें नवांश चार्ट का लग्नेश देखना है। उसके बाद हमें लग्न चार्ट का 7th हाउस का लॉर्ड नवांश में कहाँ गया है उसे देखना है। ये होने के बाद हमें नवांश चार्ट का 7th हाउस देखना है। वहां पे कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं, उसका 7th लॉर्ड कहाँ गया है उसे भी चेक करना है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि देखिए यदि आपने राशि विचार ग्रह विचार के मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने वहां सभी राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाए हैं कि कौन सी राशि जल तत्व की है, कौन सी अग्नि तत्व की, वायु तत्व की है, पृथ्वी तत्व की है, कौन सी क्रूर राशि है, कौन सी सौम्य राशि है, कौन सी जो राशि है वो पुरुष प्रधान राशि है, कौन सी स्त्री प्रधान राशि है। ये सब चीजें आपने राशि विचार में समझी होंगी। ग्रह विचार में भी हमने ग्रहों के बारे में काफी कुछ समझाने की कोशिश की है कि कौन सा ग्रह किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक लेके चलता है। जैसे हम शनि की बात करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है, शुक्र की बात करेंगे तो हमें क्या समझ में आता है। तो यदि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको लग्न चार्ट उठाना है, लग्न चार्ट में सब चीजें देखनी है, नवांश चार्ट में सब चीजें देखनी है, उन्हें आप अलग से एक नोट डाउन कर लीजिए। हर साइन के कैरेक्टरिस्टिक उसके सामने लिख लीजिए और फिर इन सब का एक एनालिसिस करिए, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाइए और फिर रिजल्ट निकालिए। और इसे आप उदाहरण कुंडलियों पर भी लगा। आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और ग्रहों के जो नकारकत्व है उस हिसाब से स्पाउस के अपीयरेंस पे क्या फर्क पड़ता है, क्या रिजल्ट लेकर वो आता है। आइए अब बात करते हैं ग्रहों की, कि कौन सा ग्रह 7th हाउस पे रहने से किस तरीके का अपीयरेंस स्पाउस का हो सकता है। तो पहले हम सन से शुरू करेंगे। तो सन यदि 7th हाउस में है तो फेयर और ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन रह सकता है, जो कमांडिंग वॉइस उस व्यक्ति की रहेगी, अथॉरिटी वॉइस रहेगी, हाइट एवरेज रहेगी। सिर पे बाल कम होंगे लेकिन बॉडी पार्ट के ऊपर बाल ज्यादा रहेंगे। इसके बाद कहीं ना कहीं जो नेटिव रहेगा स्पाउस, जो होगा रिस्पेक्टेबल फैमिली बैकग्राउंड से आने वाला रहेगा, उसकी जो जॉ लाइन रहेगी वह काफी स्ट्रांग रहेगी और कॉन्फिडेंस उसके पर्सनैलिटी से आपको देखने को मिलेगा। मून की बात करते हैं तो ये डिपेंड करेगा कि मून वैक्सिंग है या वैनिंग मून है, मीन्स शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का है। अदरवाइज मून का 7th हाउस पर रहना एक ब्यूटीफुल स्पाउस की तरफ इंडिकेट करता है। इमोशनली काफी एक्सप्रेसिव रहेगा स्पाउस, चार्मिंग रहेगा, उसका स्किन जो होगा दैट इज स्मूथ एंड यूथफुल और इनोसेंट लुक्स रहेगा। एक कुछ चाइल्डिश बिहेवियर भी आपको उसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन केयरिंग और नर्चरिंग नेचर उसका रहेगा। मार्स की बात करते हैं तो मार्स वहाँ 7th हाउस में रहने से एथलेटिक पर्सनैलिटी आपको को देखने के मिलेगी। हाइट काफी अच्छी रहेगी, फेयर कॉम्प्लेक्शन रहेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्शन में कहीं ना कहीं रेडिश स्किन टोन देखने को मिल सकता है। ये
या आइज रेडिश हो सकते हैं। और जहाँ तक कि मार्स जो है वो क्रूड प्लैनेट है, तो टेम्परामेंट निश्चित रूप से उसका जो होगा वो काफी एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन एक मस्कुलर जो पावर है उस नेटिव की वो काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद मरकरी की बात करें तो मरकरी को जैसे कि ग्रहों में राजकुमार की पदवी दी गई है, वो निश्चित रूप से जो स्पाउस रहेगा वो यूथफुल रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, टॉकेटिव रहेगा, और फिजिक भी उसका स्लिम रहेगा, दिखने में भी सुंदर रहेगा। इसके बाद काफी जो है चेहरे पर एक स्माइल बहुत अच्छी रहेगी, हेयर कर्ली हो सकते हैं, आईज जो होंगे वो स्पार्किंग आईज होने के चांसेस भी बुध देता है। और इसके अलावा बुध जो है एक यूथफुल अपीयरेंस को शो करता है। इसके बाद जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर को जहाँ पे ज्ञान का कारक माना गया है, विस्तार का कारक माना गया है, ऐसा कहा जाता है कि कुंडली के जिस भाव में भी जुपिटर बैठता है उसका उसको बढ़ा देता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा देता है। तो सेवंथ हाउस में जुपिटर है तो स्पाउस जो होगा वो हैवी बॉडी लिए हुए होगा, उसका स्माइल काफी अच्छा रहेगा, हाइट जो होगी मीडियम होगी, और जो ऑरा रहेगा दैट इज काफी डिग्निफाइड एंड नॉलेजेबल ऑरा जिसको हम कह सकते हैं वो हो सकता है। और जो बॉडी होगी वो वेल बिल्ट होगी, कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है। वीनस है तो वीनस फिर से सुंदरता का कारक माना गया है, तो निश्चित रूप से वीनस का यहाँ पे रहना है ग्रेसफुल स्पाउस को शो करता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव रह सकता है, स्पेशली इन मेल चार्ट यदि वीनस बैठा है तो स्पाउस जो होगा जो भी उनकी मतलब वाइफ होंगी वो काफी दिखने में सुंदर हो सकती है। उसके बाद एक नेचुरल चार्म को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो ब्यूटी को भी शो करता है। तो इस तरीके का रहेगा। उसके बाद आर्टिस्टिक टैलेंट रह सकते हैं, लाइफस्टाइल काफी लग्जरियस रह सकती है, उसे ज्वेलरीज क्लोथ्स एक्सेट्रा इन सब का बहुत ज्यादा शौक रह सकता है। सैटर्न जो है आप जानते हैं कि सैटर्न का कोल्ड प्लैनेट होता है, तो सैटर्न यदि सेवंथ हाउस में बैठा हुआ है तो आने वाला जो स्पाउस होगा वो डार्कर स्किन टोन लिए हुआ रहेगा, उसकी हाइट अच्छी रहेगी, दुबला पतला सा रहेगा। उसके अलावा अपीयरेंस जो होगा वो डल अपीयरेंस होगा, समटाइम्स मेच्योर अपीयरेंस पे हो सकता है क्योंकि सैटर्न का सेवंथ हाउस में रहना एज डिफरेंस को भी शो करता है। इसके बाद रिजर्व नेचर इसका हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिकल एंड डिसिप्लिन रहेगा। और सेवंथ हाउस में सैटर्न जो होता है दिग्बली भी होता है, तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा है। राहु की बात करेंगे तो राहु एक अनकन्वेंशनल अपीयरेंस स्पाउस का दे सकता है, और यदि वो अच्छा बैठा हुआ है तो अट्रैक्टिवनेस भी पार्टनर का हो सकता है। अदरवाइज यदि राहु जो है ये जो है राहु कई बार ये मैरिड लाइफ में चैलेंजेस को भी दिखाता है, लेकिन यदि ये बैठा हुआ है वीनस के साथ या मून के साथ तो निश्चित रूप से वीनस और मून इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ा देगा, क्योंकि राहु जिसके साथ होता है उसके गुणधर्मों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आने वाला जो स्पाउस रहेगा वो काफी सुंदर हो सकता है। केतु का रहना जो है सेवंथ हाउस में मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है, और यहाँ पे ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन को शो करता है, इंट्रोवर्ट नेचर उसका हो सकता है, और एक डिटैच्ड अपीयरिंग आपको देखने को मिल सकती है। कुछ अलग तरीके का ऑरा जो होगा वो सामने वाले व्यक्ति का दिखेगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम देखेंगे तो केतु यहाँ पर अच्छा रहेगा क्योंकि पार्टनर जो होगा काफी स्पिरिचुअल होगा। तो ये जो मैंने सारे प्लैनेट्स बताए हैं ये हमने सिर्फ प्लैनेट्स वहां पे सेवंथ हाउस में रख के रिजल्ट दिए, लेकिन इन प्लैनेट्स के साथ कौन सा कंजंक्शन हो रहा है या किसी की दृष्टि पड़ रही है मैलेफिक या बेनिफिक प्लैनेट की, उस हिसाब से भी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस माइनस हो जाएंगे। तो सिर्फ प्लैनेट्स को देखकर ही रिजल्ट नहीं लिखना है, ये एक समझने के लिए हमने बताया। अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि सेवंथ हाउस में कौन सी राशि होगी, तो किस तरीके का अपीयरेंस हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेवंथ हाउस में पढ़ने वाली राशि की। तो इसके लिए मैंने एक टेबल आपके सामने रखी है, सेवंथ हाउस में जो राशि पड़ेगी उसके हिसाब से स्पाउस का अपीयरेंस किस तरीके का होगा वो आप इसमें देख सकते हैं। ये एक उदाहरण कुंडली पे नजर डाले तो यहाँ पे ये मकर लग्न की कुंडली है, लग्नेश की स्थिति यहाँ पर दिख रही है आपकी। बाकी ग्रहों को आप देख सकते हैं। हम सेवंथ हाउस पे आते हैं। सेवंथ हाउस के ऊपर ये 4 ग्रहों का प्रभाव है, साथ में मार्स का भी प्रभाव है। सेवंथ हाउस के लॉर्ड के ऊपर भी मार्स का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, और ये जो चंद्रमा है ये विशाखा नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आ गई, सेवंथ हाउस की इंफॉर्मेशन आ गई, सेवंथ हाउस के लॉर्ड की इंफॉर्मेशन आ गई, सेवंथ हाउस पे प्रभाव डालने वाले ग्रहों के बारे में हमने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक से ज्यादा ग्रह किसी हाउस पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं तो हम किस ग्रह को ले।
तो इसमें आप षटबल का सिद्धांत लगा सकते हैं कि षटबल में जो ग्रह सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसी का प्रभाव हाउस पे सबसे ज्यादा होगा। तो वैसे यदि इस कुंडली में हम देखें तो मैंने देखा कि षटपथ में जो मार्स है उसको सबसे ज्यादा नंबर मिले हुए हैं, तो मार्स का प्रभाव सबसे ज्यादा हो। अब आ जाते हैं सबसे पहले साइन के ऊपर। सेवंथ हाउस की साइन कर्क राशि है। कर्क राशि नर्चरिंग को शो करती है, कर्क राशि इमोशंस को शो करती है, वाटरी साइन है ये, फेमिनाइन साइन भी है और एक शुभ राशि भी मानी जाती है। इसके बाद यदि हम इसके नक्षत्र की बात करते हैं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा की, तो विशाखा नक्षत्र में, तो विशाखा नक्षत्र डिजायर ऑफ नॉलेज को शो करता है, डुअलिटी को भी शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को भी शो करता है। और यदि हम सेवंथ हाउस पे पढ़ने वाले ग्रहों को देख रहे हैं तो उसमें मार्स सबसे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से अब अपीयरेंस जो होगा वो डिपेंड करेगा मार्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि सूर्य, मरकरी, वीनस और जुपिटर ये अपना प्रभाव नहीं डालेंगे, इनका भी प्रभाव होगा। सबसे पहले मार्स का होगा, उसके बाद षटबल में वीनस आते हैं, उसके बाद षटबल में जुपिटर आ रहा है। तो इस क्रम से इन जो होंगे रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्शन क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्शन ये होना चाहिए कि मास होने की वजह से टॉल होंगे, स्ट्रांग होंगे, मस्कुलर स्ट्रेंथ इनकी काफी अच्छी रहेगी। जो फिजिक रहेगी वो एज ए स्पोर्ट्समैन जैसे हो सकती है। सूर्य का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है बाल जो होंगे सिर पे वो कम होंगे, लेकिन जो है ओवरऑल बॉडी पर हेयर ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्शन काफी डार्क या मीडियम तक हो सकता है, क्योंकि जुपिटर और वीनस, सन और मार्स, ये सभी का मिला जुला प्रभाव होने की वजह से हम इसको देख सकते हैं। बॉडी जो होगी वो इक्वली प्रोपोर्शनेट बॉडी होगी, क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। यदि हम आ जाते हैं D9 चार्ट के ऊपर, तो D9 चार्ट में आप देखेंगे कि ये जो सेवंथ हाउस का लॉर्ड बना चंद्रमा, यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। यद्यपि वीनस के साथ बैठा हुआ है, उच्च का भी बैठा है, लेकिन सैटर्न की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है। तो यह भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्पाउस के अपीयरेंस में कमी होगी। एवरेज लुकिंग स्पाउस हो सकता है। यदि हम सेवंथ हाउस पे देखते हैं तो सेवंथ हाउस पे लियो साइन है। लियो साइन जो होता है वो एनर्जी को शो करता है, कॉन्फिडेंस को शो करता है। और उसके बाद लियो साइन यहाँ पे होने की वजह से स्पाउस का जो वॉइस होगा वो काफी डीप हो सकता है, ब्रॉड हेड हो सकते हैं। वहां पे भी जुपिटर मार्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है सेवंथ हाउस के ऊपर। तो ये भी इस बात से समझ में आ रहा है कि जो स्पाउस होगा वो काफी ज्ञानी होगा, उसे ज्ञान प्राप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा होगी। इसके अलावा कॉम्प्लेक्शन फेयर टू मीडियम हो सकता है, क्योंकि मार्स, जुपिटर और सैटर्न, इन तीन चीजों का, तीन ग्रहों का प्रभाव जो है वो सेवंथ हाउस के ऊपर यहाँ पर भी पड़ रहा है। इसके बाद सेवंथ हाउस का यहाँ का जो लॉर्ड बन रहा है सूर्य, ये जाके बैठा 12th हाउस पे और कैप्रिकॉन साइन में बैठा है। तो कैप्रिकॉन में साइन में होने की वजह से अब यहाँ पे इस बात की हमको गारंटी मिल जाएगी कि जो स्पाउस होगा वो उतना इमोशनल नहीं होगा जितना कि हमें यहाँ पे D1 में देखकर लग रहा था। लेकिन फिर भी D1 में मार्स का प्रभाव पड़ रहा था और बाकी ग्रहों का प्रभाव भी पड़ रहा था। उसके ऊपर भी, मतलब चंद्रमा के ऊपर भी मार्स का प्रभाव था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो इमोशनल क्वेश्चन होता है, या पे कह लीजिए कि व्यक्ति की सेंसिटिविटी रहती है, उसको कम कर रहा था। उस बात की पुष्टि हमें यहाँ पर आकर हो गई, क्योंकि जो कैप्रिकॉन साइन है यह जो है प्रैक्टिकलिटी को शो करता है। कहीं पे भी डाउन टू अर्थ वाली जो वृत्ति होगी वो यहाँ पे होगी, क्योंकि ये अर्दी साइन होता है। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि D1 में हमने साइन देखा, उसके बाद इस सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देखा, यहाँ पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को देखा, इस लॉर्ड को, सेवंथ हाउस के लॉर्ड को चेक किया हमने जाके D9 में। उसके ऊपर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, किसकी दृष्टि युति पड़ रही है, उसको हमने चेक किया। फिर हम D9 के सेवंथ हाउस पर आए, वहां कौन सा साइन है, वहां कौन से ग्रह है और उसका लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। इन सबको जब हमने मिलाया तब हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। तो ये जो कुंडली मैंने उठाई है, अपने डेटा बैंक में से उठाई है, तो ये जो जातिका है, इनके नेट में इनके जो स्पाउस है उनका अपीयरेंस काफी कुछ ये जो रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं उससे मैच हो रहा है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर अपीयरेंस ही टॉपिक लिया है, तो मैंने स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। आइए एक और देखते हैं उदाहरण कुंडली। अब एक और उदाहरण कुंडली मैंने अपने डेटा बैंक से उठाई है, तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कि ये जो नेटिव है इनके स्पाउस कैसे होंगे।
तो सबसे पहले हम नेटल चार्ट पर आए, तो यहाँ पे हमने लग्नेश को देखा, लग्नेश बना मरकरी। बाकी ग्रह आपके सामने यहाँ पर है। 7th हाउस पे आए, 7th हाउस में साइन पड़ रहा है पाइसेस। तो पाइसेस साइन है, इसका जो लॉर्ड बनता है जुपिटर। 7th हाउस में बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है, साथ में बैठा हुआ है सैटर्न। ठीक है। और कोई प्रभाव जो है 7th हाउस के ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो पाइसेस साइन होता है ये दिखाता है कि जो स्पाउस होंगे क्रिएटिव होंगे, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा केयरिंग भी होंगे, आईज काफी ब्यूटीफुल होंगी, और स्वभाव में काफी चंचलता होगी, स्किन इनकी काफी स्मूथ होगी, हेयर जो होंगे वो स्ट्रेट होंगे। अब 7th हाउस के लॉर्ड का सैटर्न के साथ बैठना इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा, हाइट जो होगी वो मीडियम होगी। अब हम बात करते हैं इसी 7th हाउस के लॉर्ड को D9 में। तो D9 में भी हम देखेंगे तो ये जुपिटर जो है यहाँ पर बैठा हुआ है, उच्च का बैठा है, और राहु केतु एक्सिस में फिर से आ रहा है, और 7th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है 7, 8, 9, 10 यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। अब यहाँ जो D9 है उसका जो 7th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, वो यहाँ पे बैठा है जुपिटर के साथ और राहु केतु एक्सिस में। तो कहीं ना कहीं आईज जो होंगी काफी ब्यूटीफुल होंगे। आप ये कह सकते हैं कि आंखों में एक चमक होने के चांसेस है। लेकिन जुपिटर और मरकरी ये दोनों ही 7th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं D1 में और D9 में, और दोनों ही राहु केतु एक्सिस में आने की वजह से ये क्लियर हो रहा है कि ये जो मैरिज होगी वो इंटरकास्ट मैरिज होगी। अब जुपिटर जो है यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड है, तो यह सैटर्न के साथ बैठा है, राहु केतु एक्सिस में है। यहाँ पर भी यदि मरकरी को देखेंगे तो वो भी राहु केतु एक्सिस में बैठा हुआ है। तो ये इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो स्पाउस होगा उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके बाद यदि हम चेहरे की बात करते हैं तो पाइसेस साइन ओवल शेप को रिप्रेजेंट करता है, तो चेहरा थोड़ा सा अंडाकार होने के चांसेस है। और ये हम देखना चाहें तो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर 7th हाउस के ऊपर, तो ये भी इस बात को दिखा रहा है कि जो अपीयरेंस होगा वो काफी अट्रैक्टिव नहीं रहेगा, एवरेज अपीयरेंस को ये शो करता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, एक तो साइन को देखा, 7th हाउस के लॉर्ड को देखा, 7th हाउस पे पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव को देखा, फिर इस 7th हाउस के लॉर्ड को हमने D9 में चेक किया, यहाँ पे क्या क्या एस्पेक्ट हो रहे हैं, क्या कंजंक्शन बन रहा है उसे चेक किया। इसके बाद हमने यहाँ पे 7th हाउस के साइन को देखा, इसके लॉर्ड को देखा, उसकी जो पोजीशन है उसको चेक किया, और इन सबका जब हमने कॉम्बिनेशन बनाया तब जो रिजल्ट निकल के आया उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो दिखने में किस तरीके का होगा। इसके अलावा यदि हम D9 में 7th हाउस में वर्गो साइन पड़ रहा है तो ये भी इस बात का पुष्टि कर रहा है कि व्यक्ति जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा, उसकी हाइट जो होगी मीडियम होगी। इस तरीके से मैं दो उदाहरण कुंडली से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप स्पाउस के अपीयरेंस को कैसे चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम स्पाउस के बिहेवियर को, कैरेक्टर को, नेचर को भी चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि स्पाउस अपीयरेंस पर जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उदाहरण कुंडलियाँ उठाइए, उसके ऊपर एक कंसेप्ट को लगा के देखिए, और क्या रिजल्ट्स आते हैं वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज डालिएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी परेशानी को कुछ हद तक हम सुलझा सके। तो अगले आने वाले वीडियो तक आप सभी का धन्यवाद, और एक और गुजारिश आपसे है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह चैनल की जो जानकारी है वो पहुंच सके। इसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।